आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस यहाँ इस वीडियो में दे रखी है हमारे लिए एक केस स्टडी। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं अपने केस को डिटेल में और समझते हैं केस है क्या। देन इसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ इसी केस से रिलेट करते हैं, उनको भी आगे हम अपने इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं केस को। तो सिंपली गाइस केस में कहा है कपिल एंड कंपनी इज अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से सिंपली हमें ये पता चलता है कि ये जो केस स्टडी है ये बेसिकली होने वाली है कपिल एंड कंपनी के बारे में, जहां पर इस केस की शुरुआत में ही कहा है कि कपिल एंड कंपनी एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रिसेंटली द कंपनी हैड कंडक्टेड टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड कंक्लूडेड दैट ऑन एन एवरेज अ वर्कर कुड प्रोड्यूस 300 यूनिट्स पर डे। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस कपिल एंड कंपनी ने रिसेंटली यानी कि हाल ही में एक टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का इस्तेमाल किया है, कंडक्ट किया है उसको, जिसके जरिए उन्होंने टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी का इस्तेमाल किया है और इसके जरिए उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनमें से प्रत्येक वर्कर ऑन एन एवरेज एक दिन में लगभग 300 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर बात आती है अब टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी की कि ये टाइम एंड मोशन स्टडीज क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम टाइम स्टडी की, तो टाइम स्टडी बेसिकली एक स्टडी है जो कि टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर प्रोवाइड की गई थी। किसके द्वारा गाइस? FW टेलर के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम स्टडी के जरिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया जा सकता है, जिससे कि जो अनवांटेड टाइम या फिर ऐसी टाइम जो कि फालतू की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द मोशन स्टडी, तो मोशन स्टडी गाइस ऐसी स्टडी है जो कि FW टेलर के द्वारा ये भी अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक के अंदर प्रोवाइड की गई थी, जिसके दौरान ये कहा था FW टेलर ने कि मोशन स्टडी का इस्तेमाल करके किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उन सभी में से जो अनवांटेड मोशंस होते हैं, ठीक है, एंड अनवांटेड एक्टिविटीज होती हैं, उन सभी को एलिमिनेट करके एक कह सकते हैं ऐसे मेथड का डेवलपमेंट किया जा सकता है जो कि काफी ज्यादा सुटेबल होता है एंड कॉस्ट सेविंग भी होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों टेक्निक टाइम एंड मोशन स्टडी का इस्तेमाल करके इस कंपनी ने ये कंक्लूड किया है कि ऑन एन एवरेज इनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो प्रत्येक दिन लगभग 300 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं केस में, तो आगे सिंपली गाइस हमारे पास कहा गया है हाउएवर इट हैज बीन नोटिस्ड दैट द एवरेज डेली प्रोडक्शन पर वर्कर इज इन द रेंज ऑफ 200 to 225 यूनिट। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रियल सिचुएशन को नोटिस किया तो उन्होंने ये पाया कि उनके अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं वो एवरेज डेली लगभग 200 से 225 यूनिट डेली प्रोड्यूस करता है प्रत्येक वर्कर। ठीक है, तो ये है गाइस यहाँ पे आपका ऑल ओवर केस। और चलिए देखते हैं इस केस के बेसिस पर क्या क्वेश्चन दिया है और क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो यहाँ पर गाइस हमारे लिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की, देन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे आगे। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपली कहा है नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन which help in finding out that actual production of a worker is less than the set target। तो यहाँ पे कहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्या करना है, बताना है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देन इसके बाद कहा है उसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में से वेरियस स्टेप्स ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए जो कि क्या करते हो, जो कि बेसिकली यहाँ पे एक प्रकार से हेल्प करते हो ये जानने में कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो जो टारगेट सेट किए गए हैं उनसे कितनी कम है या फिर वहां पर क्या डेविएशन है। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप है इस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अब हम अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो ऑल ओवर केस में हमने क्या पढ़ा, ऑल ओवर केस को देखने पर गाइस पता चला कि वहां पर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये हो रही है कि जो वर्कर हैं उनके लिए कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं किए गए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ना होने की वजह से वो बेसिकली जो काम है उसको अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को उससे ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक है, सो हेयर वी कैन सिंपली से द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहाँ पर इस केस में एक यूज करने के लायक हो सकता है वो होगा सिंपली कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है,
चलिए लिख देते हैं अपने आंसर को। सो वी कैन सिंपली से द फंक्शन of management referred here is controlling, यानी कि जो फंक्शन यहाँ पर मैनेजमेंट का रेफर हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है इसके से, वो है कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या कहा था गाइस, वहाँ पे सिंपली कहा था कि कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड जो प्लान फिक्स किए गए हैं उनके फुलफिलमेंट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं, देन एक्चुअल वर्क कंपेयर होता है, उसके बाद एक्चुअल वर्क एंड स्टैंडर्ड वर्क को बेसिकली कंपेयर किया जाता है एक्चुअल वर्क को मेजर करने के बाद। ओके, देन अगर कोई डेविएशन अराइज होता है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सकते हैं वो भी हमने कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये होता है कंट्रोलिंग फंक्शन। अब बात करते हैं सेकंड हाफ के इसी क्वेश्चन की। तो सेकंड हाफ में क्या कहा था आगे कि आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि इस कंट्रोलिंग फंक्शन में ऐसे वो कौन से स्टेप्स होंगे जो कि यहाँ पर ये जानने में एंड ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो जो टारगेट सेट किए गए हैं उनसे कितने कम है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 3 टाइप के इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे इस कंट्रोलिंग फंक्शन के, जो ये जानने में मदद करेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन से कितनी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 स्टेप्स होंगे चलिए उनको लिख लेते हैं पहले, देन आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। देन इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, देन इसके बाद जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट और लास्ट फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा कंपैरिजन के लिए, वो होगा सिंपली गाइस कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट की। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पुट किया है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो भी प्लान ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया है अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग बेसिकली कंट्रोलिंग के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। और इस फर्स्ट स्टेप के अंदर होता यह है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टाइप के स्टैंडर्ड फिक्स करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। ठीक है, अब अगर बात करें कि ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो स्टैंडर्ड के लिए सिंपली कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कुछ ऐसे क्राइटेरिया एंड कुछ ऐसे बेंचमार्क्स होते हैं जो कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज करती है अपने प्लान के अकॉर्डिंग उसके फुलफिलमेंट के लिए। सो हियर वी कैन सिंपली से दैट स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया against which actual performance could be measured, and also these serve as the benchmark toward which an organization strive to work. Okay, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कमिंग ऑन सेकंड स्टेप होता है गाइस यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्चुअली इन रियलिटी में काम परफॉर्म हो रहा है उसका यहाँ पर मेजरमेंट किया जाता है इस स्टेप के अंदर। ठीक है,
और ये स्टेप तभी परफॉर्म किया जाता है जब बेसिकली फर्स्ट स्टेप यानी कि स्टैंडर्ड सेटअप कर दिए जाते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टेप के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक क्राइटेरिया होना चाहिए वो सेट किया जाता है। यानी कि मेजरमेंट के लिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ सैंपल ले लेती है, ठीक है, एंड रिपोर्ट एटसेट्रा प्रिपेयर कर सकती है। साथ के साथ कई जगहों पर पर्सनल ऑब्जर्वेशन के जरिए भी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट किया जाता है कि कितना वर्क कंप्लीट हो गया है एंड कितना बाकी रह गया है कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस में। कमिंग ऑन आवर थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप है गाइस यहाँ पर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो जैसे गाइस ये स्टेप अपने नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या होता है कि जो भी स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे इस फर्स्ट स्टेप में, उन सभी स्टैंडर्ड को बेसिकली एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया जाएगा। एक्चुअल परफॉर्मेंस वो होगी जो कि यहाँ पर सेकंड स्टेप में मेजर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप के स्टैंडर्ड है उनको सेकंड स्टेप के एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है आपस में। तो इसके जरिए ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि जो भी यहाँ पर डेविएशन या फिर जो डिफरेंसेस हैं वो कितने हैं एंड उनको कैसे एलिमिनेट करना आवश्यक है। तो यहाँ पर गाइस यही वो इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स की, वो सेट किए गए टारगेट से कितनी कम है, जैसा कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ चलिए अब बात करते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन सिंपली यहाँ पूछा है to complete the process of the function identified in part 1 and to ensure the performance as per time and motion studies, explain what further steps a manager has to take। तो सिंपली यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रोसेस ऑफ फंक्शन हमने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, उसको और साथ के साथ जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए प्रॉपर्ली टाइम पर और मोशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फर्दर स्टेप्स होंगे जो कि मैनेजर को परफॉर्म करने चाहिए। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है गाइस यहाँ पर कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हमने कंट्रोलिंग के 3 स्टेप्स लिखे हैं, ठीक है, उसके अलावा उसके आगे की कौन से ऐसे स्टेप होंगे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यह सिंपली आपका यहाँ पर क्वेश्चन। नाउ तो चलिए शुरू करते हैं अब हम अपने इस सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर 2, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है वो बेसिकली मेनली 5 स्टेप्स होते हैं, जिस 5 में से हमने 3 स्टेप अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में ऑलरेडी ही डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 स्टेप्स की। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेडिंग दे देते हैं द नेक्स्ट 2 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस आर। The next 2 steps in this process are, यानी कि बेसिकली यहाँ पर जो हमने अभी 3 स्टेप डिस्कस किए हैं उनके नेक्स्ट 2 यानी कि आगे के 2 जो स्टेप होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे, जिसमें से बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा एनालाइजिंग द डेविएशंस। एनालाइजिंग डेविएशंस। देन इसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा यहाँ पर वो होगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 3 स्टेप पढ़े थे, जहाँ पे हमने बात की थी स्टैंडर्ड को सेट करने की, इसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने की, और उसके बाद थर्ड स्टेप था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट स्टेप, वो था एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर करने की, ठीक है। और उसी के साथ कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है एनालाइजिंग द डेविएशंस। तो थर्ड स्टेप में जो हमने ऊपर डिस्कस किया था उसके कंपैरिजन में, यानी कि एक्चुअल वर्क जब स्टैंडर्ड वर्क से कंपेयर किया जाता है तो जो भी वहाँ पर डिफरेंसेस अराइज होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार के डेविएशंस कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कि इस स्टेप एनालाइजिंग द डेविएशन के अंदर क्या होता है। सो वी कैन सिंपली से अंडर दिस स्टेप डेविएशंस इन द की एरिया ऑफ द बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड ऑन अर्जेंट बेसिस एज कंपेयर टू द डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। यानी कि जो भी डेविएशन ऐसे हों जो कि ऑर्गेनाइजेशन के की रिजल्ट एरियाज के RA को डिनोट करते हों और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ह्यूज लॉसेस क्रिएट कर सकते हों, ठीक है, जिनको अर्जेंट में सॉल्व करना आवश्यक हो, उन पर ही बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को मेन फोकस करना चाहिए और फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ही सॉल्व करना चाहिए, ना कि ऐसी एक्टिविटीज को जो कि इनसिग्निफिकेंट एरिया से बिलोंग करती हों और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अधिक महत्व ना रखती हों। So we can also say there is a need to determine the acceptable range of deviation in all operational areas। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फिक्स किया जा सकते हैं डेविएशंस के लिए भी, जो कि एक एक्सेप्टेबल लिमिट से अगर क्रॉस करते हैं तो उनको बेसिकली क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए, एज वेल एज उनको रिड्यूस किया जाना चाहिए। बट यहाँ पर बात ये भी ध्यान देने लायक है कि जो डेविएशन है वो गाइस 2 टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो बात करते हैं पहले पॉजिटिव डेविएशन की क्या होते हैं। तो अगर बात करें हम पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन एक ऐसे डेविएशन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया गया है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज़्यादा है, तो जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। बट अगर अदर कंडीशन में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की मेजर की गई है वो स्टैंडर्ड से कम पाई जाती है, तो वो जो डेविएशन अराइज होगा वो नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव डेविएशन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी प्रॉफिटेबल एज वेल एज बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये तो हुआ आपका एनालाइजिंग डेविएशन पॉइंट क्लियर। कमिंग ऑन सेकंड पॉइंट गाइस, यहाँ पे हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो जैसा कि नाम से ही गाइस ये पॉइंट क्लियर है, जो भी यहाँ पर इस फर्स्ट स्टेप में डेविएशन फाइंड आउट किए जाएंगे, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर चाहे वो नेगेटिव हो, उन डेविएशंस के लिए कौन कौन से करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकते हैं, क्या डिसीजन मेकिंग एंड चेंजेस किए जा सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर इस सेकंड स्टेप में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो टेकिंग करेक्टिव एक्शन स्टेप है ये कंट्रोलिंग प्रोसेस का लास्ट एंड फाइनल स्टेप भी कहलाता है। ओके, सो अगर बात की जाए इसके अंदर करेक्टिव एक्शन लेने की, तो कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम से ही रिलेट करते हैं, जैसे कि जो भी प्लान है उनके स्टैंडर्ड अगर नहीं मीट कर पा रहे हैं तो उसके पीछे जो रीजन है उसको चेंज करना। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय की अगर कमी है तो मैन पावर को बढ़ाना, अगर अधिक एम्प्लॉय है तो मैन पावर को कम करना, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन की जो मशीनरी है अगर वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है तो न्यू मशीनरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करना या फिर उसको प्रॉपरली रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ध्यान देने लायक ये भी है यहाँ पर कि जो एरियाज की रिजल्ट एरिया के RA यानी कि इम्पोर्टेंट कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, उन सभी एरियाज के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टिव एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन लेती है। देन उसके बाद जो अदर एरियाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही कम अफेक्ट करते हैं, उसके लिए बाद में डिसीजन मेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ठीक है। सो हियर सिंपली से बाय करेक्टिव एक्शंस में इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, hiring labor for extra time, replacement of machinery, etc. But sometimes if deviations cannot be corrected despite the best effort of the manager, तो क्या करना चाहिए, यानी कि अगर डेविएशन जो है अगर मैनेजर के प्रॉपर एफर्ट्स करने के बावजूद भी करेक्ट नहीं किए जा सकते, एलिमिनेट नहीं किए जा सकते, तो उस सिचुएशन में जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए थे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, उन सभी को रिवाइज कर दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो खत्म होने की बजाय रिवाइज करके चेंज किया जा सके। तो ये है गाइस आपका यहाँ पे आंसर। एंड नाउ सिंपली आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो केस वो क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।